हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी कैसे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है डिमांड। लास्ट क्लास में हमने हमारा जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया है और बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। आई होप आप सबने वो अपनी बुक्स में से बहुत अच्छे से रीड किया होगा और उसके हर पॉइंट को अच्छे से समझा होगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है डिमांड। तो बच्चों देखो, इस चैप्टर में सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि डिमांड क्या होती है। उससे भी पहले ये समझना है कि कंज्यूमर क्या है। कंज्यूमर मैंने आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में समझाया है कि कंज्यूमर कौन होता है। वो इंडिविजुअल, वो पर्सन जो गुड्स या कमोडिटीज या सर्विसेज को क्या कर रहा होता है, कंज्यूम कर रहा होता है। जैसे कि ऑल आर इंडिविजुअल लाइक मी, मैं भी एक इंडिविजुअल, मैं भी एक कंज्यूमर हूँ। बिकॉज मैं क्या कंज्यूम कर रही हूँ, मैंने ये कैमरा लगवाया है तो ये एक गुड है, मैं इसका कंज्यूम कर रही हूँ। मार्कर हो गया और बहुत सारी चीजें हैं, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं। तो बेसिकली कंज्यूमर क्या है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है। अब इसका डिमांड से क्या पॉइंट है या क्या रिलेशन है, तो देखो बच्चों, डिमांड क्या है। डिमांड एक वो पॉइंट है, यानी कि मैं किस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रेडी हूं, उसके एक पर्टिकुलर प्राइस पे, कि वो किस प्राइस में अवेलेबल है और उस पर्टिकुलर टाइम पे। यानी कि मार्केट में कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज अवेलेबल है और मैं एज अ कंज्यूमर उसको परचेज करने के लिए, उसको उस पर्टिकुलर टाइम पे खरीदने के लिए रेडी हूं, दैट इज डिमांड। देखिए बुक लैंग्वेज में क्या लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं हम। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी, यानी कि उस कॉमोडिटी की क्वांटिटी जो मैं परचेज करने के लिए विलिंग हूं, यानी कि दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग। विलिंग मतलब कि मेरी इच्छा है, यानी कि मैं रेडी हूं उसको परचेज करने के लिए। एंड एबल टू बाय, एबल टू बाय यानी कि मैं तैयार हूं और मैं कर सकती हूँ, मेरे पास मनी है। भाई जब तक मनी नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, मैं किसी भी चीज को परचेज नहीं कर सकती, मैं उसकी डिमांड नहीं कर सकती। एट ईच पॉसिबल प्राइस, जो भी प्राइस मार्केट में प्रिवेलिंग है, अवेलिंग है, उसके ऊपर मैं परचेज करने के लिए रेडी हूँ। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम या गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उस समय के लिए। ठीक है, यानी कि मैं अब मान के चलिए कि मुझे ये मार्कर परचेज करना है पढ़ाने के लिए, तो मैं इस मार्कर को परचेज करने के लिए रेडी हूं, मेरे पास पैसे भी हैं, मेरे पास मैं इच्छा भी रखती हूँ और उस पर्टिकुलर टाइम पे मैं तैयार हूं, तो डेट इज डिमांड। क्या है ये, मेरी मार्कर की डिमांड है। अब एग्जाम्पल मान के चलिए, मेरा मन है कि मैं फॉर्च्यूनर खरीदूं, बट मेरा मन है, मैं विलिंग हूं, टाइम भी है, बट मैं एबल नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पॉकेट में इतना मनी नहीं है कि मैं उस फॉर्च्यूनर कार को परचेज कर सकूं। तो वो डिमांड नहीं कहलाएगी। डिमांड क्या कहलाएगी कि मैं उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, हर पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे उसका प्राइस कितना है, उसका प्राइस कितना है, मैं उसको परचेज करने के लिए रेडी हूं, दैट इज डिमांड। ठीक है, अब डिमांड को हम दो एस्पेक्ट में पढ़ेंगे कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी में बी ईदर विद रिस्पेक्ट टू, दो रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, दो एस्पेक्ट में पढ़ेंगे, इंडिविजुअल और मार्केट। इंडिविजुअल डिमांड यानी कि सिंगल पर्सन की डिमांड, जैसे कि मेरी डिमांड क्या है, मान के चलिए मुझे ये कैमरा ही परचेज करना था जब मैंने अपना स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल। तो मैं उस कैमरे को परचेज करने गई, डेट इज इंडिविजुअल डिमांड, ये मेरी खुद की डिमांड थी, मैं विलिंग भी थी, मैं एबल भी थी, तो मैंने ये परचेज कर लिया। अब मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो इस कैमरे को परचेज कर रहे होंगे पढ़ाने के लिए, या लोग जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं उसके लिए, या जो फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर है, उसके लिए, तो उनकी भी तो डिमांड है, वो भी तो इसको परचेज कर रहे हैं। तो डेट इज मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड जो मेरी खुद की पर्सनल डिमांड है कि मैं इसको तैयार हूं खरीदने के लिए। मार्केट डिमांड की वही चीज मार्केट में कितने लोग तैयार हैं उसको परचेज करने के लिए, तो दैट इज मार्केट डिमांड। समझ में आया? इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड अच्छे से समझ में आया? इसको आप बुक लैंग्वेज में जो भी आपके लिखा है, जो भी आप बुक आपके स्कूल में चल रही है, उससे आप इसको रीडिंग जरूर लगाएंगे, तभी आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि मैंने क्या समझाया है। अब देखिए क्या है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड।
कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे डिमांड इन्फ्लुएंस करती है। ये हम पढ़ेंगे अभी इंडिविजुअल एस्पेक्ट के, यानी कि मैं इंडिविजुअली मेरी खुद की, मैं आपको मेरा ही एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरी खुद की डिमांड है, मैं खुद एक इंडिविजुअल हूँ, कंज्यूमर हूँ, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिससे मेरी डिमांड अफेक्ट करेगी। तो फर्स्ट है प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। तो देखिए बच्चों, हम इंडियंस में एक बहुत ही कॉमन टेंडेंसी है क्या कि हम सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस चेक करते हैं। मैं ये कैमरा लेने गई तो मैंने सबसे पहले यही पूछा, भैया इसका प्राइस क्या है। सही सी बात है ना। अब क्यों हम प्राइस चेक कर रहे हैं? बिकॉज प्राइस का रिलेशन डिमांड से बिल्कुल इम्पैक्ट करता है कि अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है, जैसे हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, इनवर्स रिलेशनशिप बिल्कुल वैसा ही है कि अगर मान के चलिए, मैं कैमरे की ही बात करती हूँ कि ये कैमरा मैंने जितने रुपए का भी, उसका मान के चलिए प्राइस 1000 रुपीज था, तो मैंने उसको बाय किया। अब अगर मान के चलिए फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ के 1000 से 1500 हो जाए, तो मैं सोचूंगी यार अभी तो प्राइस बढ़ गया है, अभी नहीं खरीदती। तो क्या हुआ कि प्राइस के इम्पैक्ट से मेरी डिमांड पे क्या फर्क आया। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड कम आएगी। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, आप ये सोच के चलिए कि सबका यही नेचर है कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है तो उसकी डिमांड कम करते हैं लोग। तो यही है हमारा इनवर्स रिलेशनशिप कि कमोडिटी की, गिवन कमोडिटी की प्राइस एक्चुअली क्या है। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उस टाइम के लिए, उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसकी डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। तो ये क्या है? ये इनवर्स रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप। हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा था और पीपीएफ में भी पढ़ा था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में भी, कि उसमें क्या हो रहा था, एक चीज घट रही थी, एक चीज बढ़ रही थी। इसमें भी यही है, अगर प्राइस कम है, प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम आएगी और वाइस वर्सा। अगर वही मान के चलिए इस कैमरे का प्राइस 500 रह जाता तो मैं तो फटाफट जाती और खरीद लाती, यार सस्ता हो गया, फटाफट से खरीद लो। तो बस जैसे ही प्राइस कम हुआ, जो डिमांड है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो दैट इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड। समझ में आया? तो ये इफेक्ट करता है किससे कि हमारी प्राइस क्या है? कमोडिटी की। समझ में आया? सेकेंड है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब देखिए, प्राइस की बात की जा रही है, पर रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स वो गुड्स हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। वो दो टाइप्स के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखिए, मैंने लास्ट जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा रही थी, मैंने उसमें आपको 2 पॉइंट लिखवाए थे कि जो कंज्यूमर जो उसका शेप था, अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो शेप कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो मैंने उसमें थोड़ा सा आपको समझाया था। बाकी मैं यहाँ पे और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए सॉरी, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, यानी कि हम एक प्रोडक्ट के बदले, एक प्रोडक्ट की जगह दूसरा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट मैं लेती हूँ टी और कॉफी। ऐसे तो बहुत सारे हैं, जैम और ब्रेड भी ले सकते हैं, टी और कॉफी हो गया आपका, कोल्ड ड्रिंक और जूस हो गया, बहुत सारे हैं। तो मैंने टी और कॉफी लिया। अब देखिए कि मान के चलिए कि मुझे टी पसंद है। अब अगर टी का प्राइस बढ़ जाए, फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में या अभी टी का जो प्राइस है वो बढ़ गया, तो मैं क्या सोचूंगी, यार प्राइस महंगी हो गई है चाय, क्यों ना कॉफी पी लेते हैं। तो क्या होगा? कॉफी की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। कॉफी की डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब देखिए, प्राइस टी का बढ़ रहा है, डिमांड कॉफी की बढ़ रही है। दिस इज सब्स्टिट्यूट गुड्स कि मैंने टी को सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे? कॉफी से। इन वाइस वर्सा कि टी का प्राइस कम हो जाए, टी का प्राइस कम हो जाए तो मेरी कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो देखिए, आप देखिए कैसा रिलेशनशिप आ रहा है? डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रहा है। कैसा रिलेशनशिप आ रहा है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये कैसे गुड्स हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। कैसे गुड्स है? सब्स्टिट्यूट। तो ये दिमाग में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। पेपर में, क्वेश्चन में, आई मीन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में जो हमारी
डिमांड का जो इम्पैक्ट आएगा या जो डिमांड का जो रिलेशन आएगा वो कैसा आएगा, डायरेक्ट आएगा, बिकॉज दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर एक गुड का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है, कंज्यूमर ने एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से सब्स्टिट्यूट कर दिया है। समझ में आया? अगर मैं यही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करूं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? दैट कैन बी यूज्ड विद ईच अदर, ये एक साथ यूज होते हैं, वो इन प्लेस ऑफ ईच अदर उसकी जगह यूज होते हैं, और ये डेट कैन बी यूज्ड विद ईच अदर, एक साथ यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार और पेट्रोल, है ना, कार और पेट्रोल हो गया, और इसमें पेन और इंक भी आ सकता है, पेन और इंक, ठीक है, कार पेट्रोल हो गया, पेन और इंक, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो इसमें आ सकते हैं। अब इसका इम्पैक्ट देखिए, इसमें क्या होगा, प्राइस हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने डिमांड ले ली। अब देखिए, मान के चलिए कार का प्राइस, कार का नहीं, पेट्रोल का रखिए, पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए, पेट्रोल का अगर प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा, जो कार की जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी, जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो लोग होंगे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे, जैसा कि आजकल हो रहा है। कितने सारी इलेक्ट्रॉनिक कार्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, एक्टिवा और जो क्यूब वगैरह आ गई, वो क्यों? बिकॉज प्राइस ऑफ द पेट्रोल गोज हायर एंड हायर। तो बस वही है, जैसे ही पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा उसकी डिमांड कम हो जाएगी कार की, और अगर मैं वाइस वर्सा करूं, पेट्रोल का प्राइस कम हो जाए तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे ही पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा कार की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो देखिए इसमें कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप। इसमें कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप। तो ये हमारे नेबरहुड में काम चल रहा है और इतना नॉइज हो रहा है क्रिएट, सॉरी फॉर दैट। तो आपको ये दिमाग में रखना है, अगर हमारा गुड सब्स्टिट्यूट गुड है तो उसमें डायरेक्ट रिलेशन है, बिकॉज एक गुड के प्राइस के बढ़ने से उसकी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड में एक गुड का प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री की मैं बात करूं तो अगर किसी एक गुड का प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली डाउन जा रही है। यही मैं सब्स्टिट्यूट की बात करूं, अगर प्राइस बढ़ रहा है किसी एक गुड का तो दूसरा जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसका डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। समझ में आया? तो आई होप आपको ये प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी अच्छे से समझ में आया होगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद 3 डिटर्मिनेंट्स और हैं, वो मैं आपको समझाती हूँ। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स। आई होप 2 डिटर्मिनेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। अब हमारा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डिटर्मिनेंट। देखिए नेक्स्ट है हमारा इनकम ऑफ कंज्यूमर। बच्चों ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इनकम ऑफ कंज्यूमर का, कि एक कंज्यूमर की इनकम कैसे इफेक्ट करेगी उसके डिमांड पे। इसके लिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गुड्स क्या टाइप्स ऑफ गुड्स आपको समझने पड़ेंगे। तो देखिए टाइप्स ऑफ गुड्स, इसमें 2 तरीके के गुड्स हम पढ़ेंगे। फर्स्ट नॉर्मल गुड्स एंड नेक्स्ट इज इंफीरियर गुड्स। देखिए बच्चों गुड्स सेम है, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है, बस ये एक आइडेंटिफाई कर लिया गया है या एक ऐसा सोच बना लिया गया है कि ये गुड्स जो हैं ये तो सस्ते वाले गुड्स हैं इंफीरियर, और ये नॉर्मल गुड्स है। यानी कि अगर मेरी इनकम नॉर्मल है, मान के चलिए मेरी इनकम नॉर्मल है और मैं इंफीरियर गुड यूज कंजम्पशन कर रही हूँ। मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ आपको कि मैं टोन्ड मिल्क का यूज कर रही हूँ, टोन्ड मिल्क का कंजम्पशन कर रही हूं मैं। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम नॉर्मल है, तो मैं इंफीरियर गुड्स में टोन्ड मिल्क का कंजम्पशन कर रही हूं। अब क्या हुआ, सडनली मेरी जो इनकम है वो बढ़ गई, तो मैं अब यहां से शिफ्ट होकर यहां चली गई, नॉर्मल गुड पे चली गई, और नॉर्मल गुड में मैं फुल क्रीम मिल्क का कंजम्पशन करने लग गई।
ठीक है, फुल क्रीम मिल्क का मैंने कंजप्शन स्टार्ट किया। तो बच्चों इसमें कुछ नहीं है, ओहो, इसमें एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, बस डिपेंड कर रहा है कि मेरी डिमांड मेरी इनकम से कितनी इन्फ्लुएंस हो रही है। अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन कर रही हूँ, यानी कि मैं नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ा रही हूँ। और अगर मेरी इनकम कम हो रही है तो मैं इंफीरियर गुड्स की डिमांड को बढ़ा रही हूँ, उसका कंजम्पशन स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, चलिए समझते हैं। अगर मेरी इनकम बढ़ रही है, इनकम यानी कि वाई, मैंने आपको बताया इकोनॉमिक्स में इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। अगर इनकम मेरी बढ़ रही है तो मैं नॉर्मल गुड्स का, ये नॉर्मल और ये इंफीरियर, ठीक है, अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ाऊंगी और इंफीरियर गुड्स की कम करूंगी। भाई अब मेरी इनकम बढ़ गई। और अगर मेरी इनकम कम हो रही है तो मैं नॉर्मल गुड्स की डिमांड को कम कर दूंगी और इंफीरियर गुड्स की डिमांड को बढ़ा दूंगी। तो अब देखिए इनकम बढ़ने से नॉर्मल गुड्स की डिमांड पे या इंफीरियर गुड्स की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आया। तो देखिए अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो अगर मैं नॉर्मल गुड्स की बात करूं तो देखिए डायरेक्ट रिलेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कैसा रिलेशन मिल रहा है, डायरेक्ट। और अगर मैं इंफीरियर की बात करूं, देखिए इनकम बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, तो इसमें मेरा इम्पैक्ट कैसा आ रहा है, इनवर्स आ रहा है। कैसा इम्पैक्ट आ रहा है, रिलेशन कैसा आ रहा है, इनवर्स रिलेशन और उसमें डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, तो समझ में आया आपको। जैसे ही एज माई इनकम गोज हायर, the demand of the normal goods will become also higher, or the demand of inferior goods goes diminishing or down. As my income is decreasing, मेरी इनकम कम हो रही है, तो the demand of the normal goods is also decreasing and the demand of the inferior good goes higher. So it shows with the respect of income and normal goods, it shows direct relationship, or with the respect of inferior goods and my income, it shows inverse relationship. तो अच्छे से समझ में आया कि इनकम, कंज्यूमर की इनकम का क्या इंपैक्ट पड़ता है गुड्स पे, वेदर इट इज नॉर्मल और इंफीरियर। समझ में आया। देखिए नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब देखिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस, आपको नेम से पता चल रहा होगा कि मेरा टेस्ट क्या है, मेरी प्रेफरेंसेस क्या है। ये मैं इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरा ही इंडिविजुअल मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो मेरा टेस्ट क्या है, मेरा प्रेफरेंस क्या है। अब जो चीज मुझे पसंद होगी मैं उसकी डिमांड बढ़ाऊंगी, और जो चीज मुझे पसंद नहीं होगी मैं उसकी डिमांड नहीं करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं बटर नहीं खाती थी, अब मैंने बटर स्टार्ट कर दिया खाना, तो अब मैं बटर की डिमांड को बढ़ाऊंगी। पहले नहीं खाते थे पर अब मुझे पसंद है, अब मैं उसे प्रेफरेंस दे रही हूँ, वो मेरे टेस्ट में आ गया, तो अब मैं उसकी डिमांड बढ़ाऊंगी। और ऐसी कोई चीज हो कि पहले मैं मैगी नहीं खाती थी, अब मैंने बंद कर दिया खाना, तो मैं उसकी डिमांड को कम कर दूंगी। तो बेसिकली क्या है कि हमारे टेस्ट और हमारे प्रेफरेंसेस से डिमांड पे क्या फर्क पड़ रहा है। समझ में आया। ये इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि हम इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। अब आप इसके नाम से देखिए, एक्सपेक्टेशन यानी कि अनुमान है कि भविष्य में किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा। तो अब आप सोचिए कि फ्यूचर में मुझे ये पता चल जाए कि इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो क्या होगा, उस प्रोडक्ट की डिमांड उस पर्टिकुलर टाइम पे बढ़ जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, बहुत ही प्रिवेलिंग एग्जांपल है कि मान के चलो कि कल या परसों में पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए डिमांड बढ़ जाएगी पेट्रोल की। लोग अपने एक्टिवा के, कार के टैंक फुल करा लेंगे। क्यों? क्योंकि भविष्य में उसका पेट्रोल का प्राइस बढ़ने वाला है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर मैं यही उल्टा करूं कि मुझे ये बोले कि भविष्य में इसका प्राइस, इस कमोडिटी का प्राइस कम हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी, उसकी डिमांड स्टॉप कर दूंगी। क्यों खरीदूं मैं अभी तो ये महंगा मिल रहा है, इन फ्यूचर खरीदूंगी जब सस्ता मिलेगा। समझ में आया। ऐसे ही देखिए अभी गोल्ड और सिल्वर का कितना फ्लक्चुएशन हुआ था, कोई कह रहा था कि कम होगा, कोई कह रहा था ज्यादा हो रहा था, बट ज्यादा हुआ। गोल्ड का प्राइस ज्यादा हुआ, सिल्वर का कम हुआ, तो उसका डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये क्या बताता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। कि फ्यूचर में अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने वाला है तो उसकी डिमांड उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बढ़ जाएगी, और अगर कम होने वाला है तो उसकी डिमांड स्टॉप हो जाएगी या कम हो जाएगी।
समझ में आया? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर उसका प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और फ्यूचर में उसका प्राइस कम होने वाला है तो उसकी डिमांड हाँ उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। प्राइस बढ़ने वाला है तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस कम होने वाला है तो डिमांड भी कम हो जाएगी। तो ये कैसा रिलेशन शो कर रहे हैं? डायरेक्ट रिलेशन। कैसा रिलेशन शो कर रहे हैं? डायरेक्ट रिलेशन। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट फ्यूचर में मुझे ये पता चला कि उसका प्राइस बढ़ने वाला है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं उसका डिमांड बढ़ा दूंगी, और अगर प्राइस कम होने वाला है तो मैं उसकी डिमांड को कम कर दूंगी। तो ये डायरेक्ट रिलेशन शो कर रहा है। तो ये डिटर्मिनेंट्स थे हमारे डिमांड के इंडिविजुअल एस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स पढ़ाऊंगी। उसके बाद हम डिमांड फंक्शन करेंगे, और ऐसे ही धीरे धीरे पॉइंट वाइज टॉपिक वाइज लेके हम ये चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो और जब तक के लिए आप इस टॉपिक को बुक्स में से रीड कीजिए कि एक्चुअली बुक्स में क्या लिखा है। वैसे तो मैंने आपको अपनी तरफ से सारा समझाया है, पर फिर भी आपको एक बार बुक से पढ़ना चाहिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, थैंक यू।